नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे बक्सर का युद्ध 1764 और उस युद्ध में सफलता के बाद 1765 में 1765 एक बार फिर से क्लाइव को गवर्नर बनाकर भेजा गया। क्लाइव ने आते के साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ समझौता किया। शाह आलम द्वितीय से उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की। यानी 1765 से आप ध्यान रखेंगे 1765 से 1772 तक आप यहां देखें 1765 से 1772 तक याद रखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार सरकार का शासन रहा। दोहरी सरकार यानी एक तरफ तो कंपनी थी जिसके पास राजस्व वसूलने का अधिकार था और दूसरी तरफ कंपनी द्वारा नियुक्त उप नवाब थे जिनके पास प्रशासन का अधिकार था। यानी कंपनी के पास अधिकार था और उप नवाब के पास जिम्मेदारी थी। प्रशासन बंगाल का दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ कंपनी सारा राजस्व वसूल लेती थी, खर्च के लिए बहुत थोड़ी सी राशि देती थी, जिससे प्रशासन बहुत ही अप्रभावी हो गया था। और दूसरी तरफ कंपनी भ्रष्ट तरीके से अधिक राजस्व वसूलने की कोशिश करती थी, जिसका परिणाम यह निकला कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। और कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। एक तिहाई जनसंख्या मौत के मुंह में चली गई। ये सिर्फ और सिर्फ दोहरी सरकार, डुअल गवर्नमेंट के शासन की वजह से हुआ, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारी दो अलग अलग लोगों के पास चली गई। और 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया, तब यह डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था समाप्त हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी सरकार की व्यवस्था समाप्त की और कंपनी सीधे
प्रशासन, कंपनी ने सीधा प्रशासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अपने हाथ में ले लिया। ये समाप्ति। इसी के समय 1773 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट ने कंपनी किस तरीके से भारतीय क्षेत्र पर शासन करेगी उसकी रूपरेखा तय की, और फिर क्रम से एक एक करके ब्रिटिश सरकार ने कई सारे एक्ट पास किए, जिसके अधीन रह करके कंपनी और फिर बाद में सीधा ही ब्रिटिश सरकार भारत के अपने राज्य क्षेत्र पर शासन करने लगी। इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। बंगाल से संबंधित ये बातें हैं, और कंपनी एक एक करके, अब बंगाल के बाद उसके सामने हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध देखा था। कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी फ्रांसीसी कंपनी से, और उसने अपने संरक्षण में कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया था। यानी कर्नाटक का जो नवाब था वह कंपनी का दोस्त था। इसी कर्नाटक के एक हिस्से में मैसूर नाम का राज्य हैदर अली के नेतृत्व में, काफी शक्तिशाली हो गया। और हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को, या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी को, कड़ी टक्कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार लड़ी गई, और अंततः कंपनी विजयी हुई और उसने मैसूर का जो प्रतिरोध था उसे समाप्त किया। आप देखें, बंगाल को जीतने के बाद कंपनी के सामने जो प्रमुख चुनौती थी भारत में, विशेष करके वे थे मराठे। 1772 हम लोग देख रहे थे अभी। जब बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया गया, न केवल उसके राजस्व पर बल्कि प्रशासन पर भी, और बंगाल से अधिक धन हासिल किया गया, और इसी धन का इस्तेमाल आंग्ल मैसूर युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध में, इन सारे क्षेत्रों को जीतने में भरपूर किया गया। हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें मैसूर की। यहाँ जो बातें हो रही हैं वो मुख्य मुख्य बातें हैं, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के आधार पे चर्चा कर रहे हैं। डिटेल्स में हम लोग इसकी एडवांस कक्षाओं में जब बात करेंगे तब देखेंगे। 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें पहले में 1767 से 1769
हैदर अली विजयी हुआ। दूसरे में 1780 से 1784। इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई। हैदर अली की मृत्यु 1782। और हैदर अली की जगह टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक नियुक्त हुआ और इसने 2 साल और युद्ध को खींचा और अंततः दोनों ही पक्ष, मैसूर और अंग्रेज, इस बात पर सहमत हुए कि जो जीते गए प्रदेश हैं वो एक दूसरे को लौटा दिए जाएं। पहले वाले युद्ध में जब 1769 में अंग्रेज पराजित हुए थे तो उन्होंने एक शांति संधि की हैदर अली के साथ, और उसमें एक कहा, दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि हैदर पे अगर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है या अंग्रेजों पे कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे को सहयोग देंगे। लेकिन मराठों ने जब इसी बीच हैदर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने हैदर की कोई मदद नहीं की। नतीजा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसमें हैदर अली की मृत्यु हुई, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि बराबरी की संधि की जाए। तीसरा जो युद्ध हुआ, उसके पहले थोड़ी सी बात हम लोग समझें। 1785 से 1797 का यह जो काल है वह अहस्तक्षेप की नीति का काल। यानी लगातार युद्धों में जो कंपनी ढेर सारा धन व्यय कर रही थी उस पर लगाम लगाई गई इंग्लैंड की सरकार द्वारा, और कहा गया कि आप अपने युद्धों के खर्चे को कम कीजिए। नतीजा ये हुआ कि तमाम दिक्कतों के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसका उत्तराधिकारी जॉन सोर, दोनों ही अपने कार्यकाल में देशी राज्यों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाए रखे। लेकिन सिर्फ एक मामला मैसूर का ऐसा रहा जिसमें इसी दौरान तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसमें टीपू को कॉर्नवालिस ने पराजित किया और उसके आधे क्षेत्र को लगभग कब्जे में ले लिया। हालात ये बन गए थे कि वो टीपू का पूरा राज्य हासिल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1789 से 1792 के बीच, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 के बीच। लगातार युद्ध मैसूर के साथ इसलिए अंग्रेज करते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि फ्रांसीसियों की मदद से मैसूर अंग्रेजों का प्रतिरोध न केवल करता रहेगा बल्कि वो एक गुट भी बना सकता है और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। वह मराठों और निजामों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के लिए कहीं बड़ा सिरदर्द न बन जाए, इसलिए अंग्रेज लगातार मैसूर के साथ युद्ध करते रहे और अंततः उसे समाप्त किए और मैसूर के पुराने राजा के एक वंशज को मैसूर का राजा बना करके उसके साथ सहायक संधि कर ली गई अंग्रेजों द्वारा। ये थी आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी संक्षेप में। यहाँ मोटे तौर पे जो बातें हैं वो
टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये बहुत अपने समय का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सही मायने में अंग्रेजों की चुनौती को समझ पा रहा था और उनको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, उसने पूरी कोशिश की कि फ्रांसीसी मदद से अंग्रेजों को पराजित किया जा सके। इसके अलावा उसने अपने राज्य में कृषि को, उद्योग को विकसित करने के लिए लगातार राज्य का सहयोग, राज्य का समर्थन किया, धन खर्च किए, धन व्यय किए, कई चीजें उसने मानकीकृत की अपने यहाँ। उसको और डिटेल में हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। मराठे निजाम और मैसूर अगर एक साथ अंग्रेजों की चुनौती का मुकाबला किए होते तो शायद अंग्रेजों को पराजित कर भारत से निकाला जा सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी या इस तरह की संधियां कर रखी थी कि कभी भी ये तीनों शक्तियां एक साथ नहीं आ सकी अंग्रेजों के विरुद्ध। लगातार अलग अलग अंग्रेज इन शक्तियों को अलग किए रहे और एक एक करके एक के साथ लड़ते रहे। इसे हम लोग देखें अब थोड़ा सा। आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ 1775 में। 1775 यहां भी वही उत्तराधिकार का संकट था जैसा बंगाल में था। यानी सत्ता हासिल करने के लिए दो प्रमुख जो राज प्रमुख व्यक्ति थे आपस में लड़ गए और एक व्यक्ति चला गया अंग्रेजों के पास, उनके साथ ही संधि कर लिया, राघोबा। एक तरफ राघोबा था और दूसरी तरफ माधवराव द्वितीय। माधवराव के जो समर्थक थे नाना फडणवीस, और राघोबा चले गए अपना समर्थन जुटाने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। नतीजा 1775 में युद्ध हुआ। 1775 से, और ये लंबा युद्ध चला 1775 से 1782 तक। सिंधिया के हस्तक्षेप से या सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेज और मराठों के बीच शांति समझौता हुआ और यह शांति समझौता 1782 से लेकर के 1802 तक बना रहा, यानी लगभग 20 वर्ष। अंग्रेज और मराठे आपस में युद्ध नहीं किए, परस्पर युद्ध नहीं किए। इन 20 वर्षों में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और बढ़ाई, लगातार बढ़ाने की कोशिश करते रहे। और इन्हीं 20 वर्षों में मराठे मराठे जैसा कि हम लोग जानते हैं, मराठों के 5 गुट थे। एक तो पेशवा, दूसरा होलकर, तीसरा गायकवाड़, चौथा भोसले और पांचवा सिंधिया। ये पांचों गुट जो थे वो आपस में संघर्षरत रहे और नतीजा मराठों की जो संपन्नता थी, जो शक्ति थी, वो लगातार क्षीण होती रही। और फिर 1802 में जो पेशवा था
वो होलकर के साथ संघर्ष में ऐसा उलझा कि उसे पूना छोड़ना पड़ा और वो जा करके बॉम्बे में कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया और नतीजा हुआ 1802 में आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जिसमें एक एक करके इन पांचों शक्तियों को अंग्रेजों ने पराजित किया और उनके साथ जो संधि की गई उसमें उनके राज्य का आधा आधा हिस्सा लगभग अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया और उनके साथ सहायक संधि कर ली गई। और फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को पूना से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर में प्रतिस्थापित कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि अब कोई भी पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देना भी बंद कर दिया गया। जो आखिरी पेशवा था उसे तो दिया गया, लेकिन उसके बाद नाना साहब को नहीं दिया गया, जिसके कारण 1857 में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। ये एक संक्षिप्त चर्चा थी आंग्ल मैसूर युद्ध की और आंग्ल मराठा युद्ध की। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ आज की कक्षा में हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि कैसे पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने पूरा का पूरा दक्षिण भारत 1813-14 तक पूरा का पूरा अपने प्रभाव क्षेत्र में, या आप कहें कि अपने अधिकार क्षेत्र में, पूरा का पूरा समूचा दक्षिण भारत अपने पास ले लिया। अपने पीक पर जब ये पहुंचते हैं 1857 के आसपास, जिसमें वो इसी बीच 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और वहां पर एक समझौते के तहत लगभग तराई का एक बड़ा इलाका नेपाल से छीन लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। इसी बीच बर्मा के साथ युद्ध किया जाता है। बर्मा जो कि असम में लगातार घुसने की कोशिश कर रहा था, असम के इलाके को अपने इलाके में मिलाना चाह रहा था, तो बर्मा के साथ युद्ध करके उसके साथ समझौता किया जाता है, असम को संरक्षित किया जाता है। अफगानिस्तान की तरफ से रूसी आक्रमण के भय को देखते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जाता है। पंजाब के साथ रणजीत सिंह के साथ एक पहले संधि की जाती है और बाद में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब पर आक्रमण करके आंग्ल सिख युद्ध एक नहीं दो बार करके पंजाब का पूरा राज्य हासिल किया जाता है। और इसी दौरान सिंध के साथ भी चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध का विजय 1843 1843 सिंध का विजय किया जाता है। आप देखें सिंध, पंजाब, असम, सबसे पहले सहायक संधि करने वाले जो दो बड़े राज्य थे, हैदराबाद, अवध। सहायक संधि में ये करते क्या थे? सहायक संधि
करने वाला जो राज्य होता था वह कंपनी का संरक्षित राज्य बन जाता था। यानी यानी अब कोई भी इस राज्य को दिक्कत आएगी किसी पड़ोसी राज्य से, तो उसमें अंग्रेज उस मामले का निपटारा करेंगे। यानी लगभग संरक्षित राज्य अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देता था। कंपनी के पास चली जाती थी। कंपनी आंतरिक अशांति का भी दमन करती थी। कंपनी का एक रेजिडेंट उस राज्य में रख दिया जाता था। कंपनी का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी उस राज्य में प्रतिस्थापित कर दिया जाता था, जो देखता था कि राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहा है, किसी दूसरे यूरोपीय राज्य के साथ, यूरोपीय राष्ट्र के साथ कोई समझौता करके अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से, और ये सारा काम करने के लिए सहायक संधि जो राज्य करता था वह कंपनी को खर्चा देता था। यानी राज्य के खर्चे पर कंपनी एक सेना रखती थी और उस सेना के माध्यम से उस राज्य को वो सुरक्षा प्रदान करती थी। और ये खर्चे कभी कभी इतने बड़े हो जाते थे कि राज्य को अपना एक बड़ा भूभाग कंपनी को देना पड़ता था, जिसके राजस्व से उस खर्चे को पूरा किया जाता था। फिर भी धीरे 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 करके कंपनी का जो राजस्व है या कंपनी का जो डिमांड है वो राज्य के साथ बढ़ता जाता था और राज्य कंपनी के कर्ज में दबता चला जाता था। नतीजा एक दिन ऐसा आता था कि राज्य का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा होता जाता था और बाद में ऐसे सहायक संधि से जुड़े हुए राज्यों को सीधे कंपनी के क्षेत्र में मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाई गई। यानी एक ऐसी नीति जिसमें यह कहा गया कि कंपनी के अनुमति से ही कंपनी जब जिसे कहेगी वही अपने, अगर नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में कंपनी अनुमति देगी कि आप दत्तक पुत्र को अपना सर्वाधिकार सौंप पाएंगे कि नहीं सौंप पाएंगे। अगर कंपनी नहीं कहेगी तो वैसे केस में दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी और उस राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाएगा। इसे हड़प नीति कहा गया। यह नीति लाई गई डलहौजी के काल में। और कई सारे राज्य इस हड़प नीति के शिकार बने, जिसमें सतारा, झांसी जैसे महत्वपूर्ण राज्य थे। इसी डलहौजी ने अवध को हड़पने के लिए, क्योंकि वहां उत्तराधिकारी था, दत्तक पुत्र की कोई समस्या नहीं थी, वहां पर उसने कुशासन का आरोप लगाया। अवध के विलय के लिए कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि अलग अलग नीतियां बना करके, कहीं युद्ध से, कहीं सहायक संधि के द्वारा, कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात रख करके, कहीं कुशासन का आरोप लगा करके, एक एक करके कंपनी का राज्य क्षेत्र में लगभग 60%
भारतीय उपमहाद्वीप की उपमहाद्वीप को शामिल कर लिया गया। इसमें आप ध्यान दें, पूरा का पूरा महाराष्ट्र मराठों से, पंजाब सिखों से, हिंद बंगाल तो सबसे पहले लिया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। निजाम के साथ, निजाम का बहुत बड़ा हिस्सा ले ही लिया गया, लेकिन निजाम को उसके कुछ राज्य क्षेत्र के साथ बनाए रखा गया। मैसूर, अवध को और राजपूताना के तमाम छोटे बड़े राज्यों को, जो इसके पहले मराठों के नियंत्रण में थे, उनको हासिल किया गया। और एक बड़ा भूभाग सीधे शासन के तहत लिया गया। और ये जो 40% हिस्सा बचा देशी राज्यों का, वे भी स्वतंत्र नहीं थे। वे भी अंग्रेज कंपनी के साथ सहायक संधि से जुड़े हुए थे, उनके संरक्षित राज्य थे। वे बस नाम मात्र के कठपुतली शासक होते थे, बाकी सारी नीतियां या जो कुछ भी करना होता था वो अंग्रेज सरकार ही करती थी। इस तरह आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एक करके अंग्रेज कंपनी ने 1856 तक आते आते लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अपने सीधे नियंत्रण में या अपने अप्रत्यक्ष नियंत्रण में समाहित कर लिया। और उन्होंने जो नीतियां अपनाई वो निश्चित रूप से भारतीयों का व्यापक तौर पर शोषण करती थी। और कुछ किसानों के बीच, जमींदारों के बीच, कुछ स्थानीय सरदारों के बीच इन नीतियों के विरुद्ध जो आवाजें उठी वो 1857 में एक महाविद्रोह में बदल गई। 1857 का महाविद्रोह, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। और इसके बाद अंग्रेजों की क्या नीतियां थी, आर्थिक, प्रशासनिक, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ उसकी बात करेंगे। इसी बीच भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उनकी भी बात की जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही, आगे और बातें अगली कक्षा में। धन्यवाद।